जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, मैं जानता हूं 20-25 दिन से मैं आपके सामने कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था। उसका रीजन है, मैं एक अपना असाइनमेंट में बिजी था और मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा था कि मैं कुछ अच्छा रिसर्च करूं और आपके सामने वीडियो ला सकूं। बट वो असाइनमेंट अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अभी मेरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम फिर से मिलते रहेंगे। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या कोई पर्सन के दो बिजनेस वर्टिकल है और एक बिजनेस वर्टिकल में उसकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी जो है, सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अक्यूमुलेट हो रही है, और दूसरा बिजनेस वर्टिकल है जहां पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है। तो क्या दोनों बिजनेस की जो इनपुट टैक्स लायबिलिटी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो आमने सामने सेटअप हो सकती है या नहीं हो सकती है? अब एग्जांपल देके समझाऊं। सपोज करो कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप है या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म भी क्यों ना हो, उसके दो बिजनेस वर्टिकल है। एक बिजनेस वर्टिकल है गोल्ड एंड सिल्वर या बुलियन जिसे हम कहते हैं, उसमें काम करना है। और दूसरा बिजनेस वर्टिकल है, सपोज करो वो एग्रीकल्चरिस्ट के पास से कस्टर्ड ऑयल बाय करते हैं और फिर उसे सेल कर देते हैं। अब इस केस में क्या होता है, अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट के पास से डायरेक्ट कस्टर्ड ऑयल बाय करेंगे तो परचेज के टाइम पर उनको जीएसटी जो है वो नहीं लगने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट में आते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल इनको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी। और दूसरा बिजनेस वर्टिकल, जो मेन बिजनेस वर्टिकल है, वो है बुलियन का। अब जो लोग बुलियन में डील करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे बुलियन, गोल्ड, ज्वेलरी, इन सब का जो ज्वेलरी नहीं, गोल्ड सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया, ये सारी चीजों का क्या है, प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। इसलिए उसे हेजिंग करने के लिए एमसीएक्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल ये लोग करते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो लॉस जो है वो लिमिटेड रहता है, अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गई तो। अब उसमें भी जीएसटी लगता है, तो उस केस में क्या होता है, उनके पास आईटीसी जो है अक्यूमुलेटेड पड़ी रहती है। अब जो ऑयल वाला बिजनेस है उसमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और बुलियन वाला जो बिजनेस है उसमें जो आईटीसी है वो आमने सामने सेट ऑफ होगी या नहीं होगी। तो सेम टू सेम केस जो है गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने गया, और कंपनी का जो बिजनेस था मेसर्स एरिस्टो बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, उनका यही था कि बुलियन में जो वो ट्रेडिंग करते थे उनके पास आईटीसी एक्यूमुलेट होती थी। अब उनका आगे का प्लान था कि हमारा एक बिजनेस वर्टिकल हम नया खड़ा करेंगे जहां पर हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट के पास से कस्टर्ड ऑयल बाय करेंगे और उसे सेल करेंगे। अब इनके जो मैनेजमेंट था या कंसल्टेंट जो भी है, उनका मानना था कि भाई आमने सामने क्रेडिट सेट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि पर्सन एक ही है और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर कहीं पर ब्लॉक क्रेडिट में भी नहीं आ रहा है। लेकिन कंफ्यूजन था, इसलिए वो लोग जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उसके पास गए और क्वेश्चन रखा कि देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो हम लोग आईटीसी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रूलिंग है 9 पेज की है, हम इतना बड़ा इसे पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मेन ब्रीफ कंटेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो मैंने ब्रीफ तो आपको बता दिया बिजनेस क्या था इनका और वो किस तरह से काम करते थे। जैसे इंपोर्ट करते थे बुलियंस को ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 3%। और उनका आगे का प्लान था कि कस्टर्ड ऑयल जो है वो बाय करेंगे एग्रीकल्चरिस्ट के पास से, जहां पर उनको परचेज के टाइम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 23 के अंदर जो एग्रीकल्चरिस्ट कवर होते थे। बट एट द टाइम ऑफ सेल के टाइम पर उनको 5% का जीएसटी लगने वाला था। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती थी। और ये वाला जो बिजनेस है, ये वाला जो इंपोर्ट ऑफ बुलियंस है, वहां पर उनको आईटीसी अक्यूमुलेट होती थी और यहाँ पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती थी। अब उनका कहना था कि हम इसे आमने सामने सेट ऑफ कर लेंगे। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरह से उनकी आईटीसी अक्यूमुलेट होती है, क्योंकि वो लोग एमसीएक्स पर जो बुलियन से उसको हेज करते थे, क्योंकि ये इसकी जो प्राइस है वो हाईली वोलाटाइल होती है, इसलिए उसे वो हेज कर लेते थे। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कभी बाय कर लिया, सेल कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेडिक्शन के कोई पर्टिकुलर जो बुलियन है उसकी प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन होगा, उस हिसाब से वो लोग हेजिंग करते थे। तो उससे क्या होता था, उनका जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाता था और लॉस भी जो है उसका कम होने का चांस रहता था। लेकिन ये जो हेजिंग करते थे उसमें भी जीएसटी लगता था, इसीलिए उनके पास आईटीसी जो है वो अक्यूमुलेटेड हो जाती थी।
अब ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने क्या देखा कि भाई देखिए आपकी बात तो सब सही है, सेक्शन 16 का उन्होंने रेफरेंस दिया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का भी रेफरेंस दिया, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए आपका तो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता है, बट सेक्शन 16 जो है उसकी मेन कंडीशन क्या है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा, जब आप प्रूव करो कि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो जिसमें इनपुट यूज हो रहा है उसी की आपको क्रेडिट मिलेगी। जो इनपुट का आपकी फाइनल प्रोडक्ट के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है, जैसे यहां पर देखिए लिखा, सेकेंडली दे हैव नॉट प्रोवाइडेड सबमिटेड एनी प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट फाइनल प्रोडक्ट नेक्सस कनेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट। सो उनका कहना यह है कि जो इनपुट है उसका और फाइनल प्रोडक्ट है उसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, तभी इनपुट की जो क्रेडिट है वो आप फाइनल प्रोडक्ट के सामने ले सकते हो। अब यहाँ पर एमसीएक्स में उन्होंने जो भी हेजिंग की थी और इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्यूमुलेट हुई थी उसके बीच में और कस्टर ऑयल के बीच में, दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो जो उन्होंने हेजिंग वगैरह की थी एमसीएक्स में, उसकी इनपुट टैक्स रेट ऑयल की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसके सामने सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। वो बेसिक कंडीशन है सेक्शन 16 की। सो ऑथोरिटी ने अपना रूलिंग दे दिया, द एप्लीकेंट कैन नॉट यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर legitimately earn on the input or raw material inward supply meant for outward supply of bullions toward the GST liability on castor oil seeds which were procured from agriculturist and subsequently meant for onward supply for the reason discussed here and above। तो सीधी बात हो गई कि आप एक बिजनेस की आईटीसी दूसरे बिजनेस की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने यूज नहीं कर सकते हो। वैसे ये तो अभी का केस है, बट इसके पहले पिछले 3 साल में मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आए जिनका कहना था मेरा ये बिजनेस है, इसमें जो आईटीसी आएगी मैं दूसरे बिजनेस के सामने यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तब मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट मार्केट में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो नॉलेजेबल नहीं है बट काम करते हैं तो और क्लाइंट को बता देते हैं हाँ ले सकते हो ऐसा करके उनका चलता है। तो वैसे करके मेरे पास से भी कुछ क्लाइंट जो है वो नहीं आए या सिर्फ उन्होंने इंक्वायरी की ओर चले गए, ड्यू टू मैंने उसका मेन रीजन ये था कि मैंने सही जो है कंसल्टेंसी दी, बट क्लाइंट को भी बेनिफिट चाहिए होता है इसलिए वो चले जाते हैं। बट कुछ भी हो जाए हमें गलत कंसल्टेंसी नहीं देनी है, जो एक्चुअल हमारा ओपिनियन है हमें वही बताना है। सो यहाँ पर ये ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने तो क्लियर कर दिया है कि आप एक बिजनेस की आईटीसी दूसरे बिजनेस के सामने नहीं ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।